संभाजी महाराज को कैद करके उसने क्या गलती करी है, इस बात की समझ मुकर्रम खान को हो गई। ना तंबू बचा था, ना छावनी बची थी और ना ही मराठा सेना के सामने लड़ने की ताकत बची थी। उसी वक्त संताजी ने ठान लिया था कि जब तक वो जिंदा है वो औरंगजेब को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। ये बात क्लियर हो गई थी कि संताजी बागी जरूर है लेकिन गद्दार नहीं। साल 1679 की शुरुआत में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य की कमान संभाले थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी। हम्बीराव मोहिते के जाने के पश्चात उन्होंने महाराजी घोरपड़े को मराठा साम्राज्य का नया सेनापति बनाया था। छत्रपति और सेनापति उसी वक्त दोनों पनाड़ा किले पर रुके थे। जल्दी उनके पास एक खबर आती है कि जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेर लिया है। अपने साथ कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर संभाजी महाराज पन्हाड़ा से रायगढ़ की ओर निकलते हैं। रायगढ़ की ओर जाने के लिए वो संगमेश्वर का रास्ता चुनते हैं। उसी वक्त मुकर्रम खान कोल्हापुर से अपने साथ बड़ी सेना लेकर संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। संभाजी महाराज के साले गनोजी शिर्के ने बगावत की थी और संभाजी महाराज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुकर्रम खान को पहुंचाई थी। जैसे ही ये बात पनाड़ा पर मौजूद माड़ोजी घोरपड़े को पता चलती है, वो अपने साथ दोनों बेटे संताजी और बहिर्जी को लेकर अपने राजा को बचाने संगमेश्वर की ओर निकल पड़ते हैं। संगमेश्वर में मराठा सेना और मुगल सेना के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ और उसमें माड़ोजी घोरपड़े को वीर गति प्राप्त हुई। उसी वक्त संभाजी महाराज को यह समझ आ गया कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से उन्होंने संताजी और बची हुई सेना को यह आदेश दिया कि वो रायगढ़ जाए और रायगढ़ की रक्षा करे। अपने राजा को कैद होते हुए और अपने पिता को अपने आंखों के सामने मरते हुए उन दोनों भाइयों ने देखा था। उसी वक्त संताजी ने ठान लिया था कि जब तक वो जिंदा है वो औरंगजेब को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। संताजी घोरपड़े का जन्म साल 1660 में हुआ था। जल्द ही वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मराठा सेना में शामिल हुए थे। कम से कम लोग लेकर जब शत्रु लापरवाह होता है तब उस पर हमला करके जल्द से जल्द वापस आने का जो प्रिंसिपल था उसे गुरिल्ला वारफेयर यानी गनीमी कावा कहते थे और संताजी उसमें बहुत माहिर थे। संभाजी महाराज के जाने के बाद राजाराम महाराज को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया। राजाराम महाराज ने माड़ोजी घोरपड़े की जगह संताजी घोरपड़े को मराठा साम्राज्य का नया सेनापति बनाया। उसी वक्त दरबार में एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम था धनाजीराव जाधव। धनाजीराव जाधव ये नाम याद रखेगा क्योंकि आगे जाकर संताजी और धनाजी की जोड़ी मुगल सेना की नींद उड़ाने वाली थी। संभाजी महाराज की औरंगजेब ने इतनी क्रूर हत्या कर दी थी जिसे देखकर औरंगजेब को यह लगता था कि संभाजी महाराज की हत्या की क्रूरता देखकर कोई भी उससे टकराने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। मराठा सेना में जो कोई भी जुड़ रहा था वो औरंगजेब की खून का प्यासा था और पूरी मराठा सेना संभाजी महाराज की हत्या के बदले के आग में झुलस रही थी। जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेरे हुए बहुत दिन हुए थे और वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। जुल्फिकार खान की छावनी पर हमला करने के लिए संताजी ने धनाजी को साथ में लिया और अपने साथ 50-60 ऐसे सिपाही लिए जो गोपन चलाने में एक्सपर्ट थे। जुल्फिकार खान की छावनी पर हमला करने के लिए उन्होंने अमावस की रात चुनी क्योंकि उसी दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। अपने साथ 50-60 लोग लेकर संताजी रायगढ़ से नीचे उतरे और जुल्फिकार खान की छावनी में पहुंचे। जब तक जुल्फिकार खान की नींद खुलती तब तक मुगल सेना के 700 से 800 सिपाही मारे जा चुके थे और जब तक उन्हें कुछ समझ आता तब तक अपना एक आदमी भी ना गवाते हुए संताजी वापस रायगढ़ आ चुके थे। मराठा साम्राज्य के नए सेनापति ने अपनी काबिलियत का परिचय इस तरह से दर्ज दिया था कि उसे देखकर पूरी मुगल सेना में संताजी का खौफ बैठ गया था। इतने बड़े हमले के बावजूद भी जुल्फिकार खान ने रायगढ़ का घेरा नहीं छोड़ा। इसी बीच संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने एक मुश्किल फैसला लिया। येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज
रायगढ़ पर रहकर जुल्फिकार खान को टक्कर देने वाले थे और इसी बीच शाहू महाराज को चुनिंदा लोगों को लेकर रायगढ़ से जिंजी निकलने वाले थे और जिंजी जाकर मराठा स्वराज का रथ चलाने वाले थे। मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति रायगढ़ से भाग चुके हैं। जैसे ये बात जुल्फिकार खान को पता चली, हर कोई राजाराम महाराज के पीछे भागने लगा। उनका ध्यान भटकाने के लिए येसुबाई ने रायगढ़ को जुल्फिकार खान को सौंपा और येसुबाई और शाहू महाराज को कैद कर लिया गया। लेकिन फिर भी मुगल सेना राजाराम महाराज का पीछा नहीं छोड़ रही थी। जहां जहां पर राजाराम महाराज जा रहे थे, मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। लेकिन इसी बीच संताजी और धनाजी के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। उन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा फैसला किया था जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। उस वक्त औरंगजेब ने पुणे के पास तुड़ापुर में अपनी छावनी जमाई थी। उन दोनों ने मिलकर सीधा औरंगजेब की छावनी पर ही हमला करने की योजना बनाई थी। अपने साथ लाखों की सेना लेकर घूमने वाले औरंगजेब पर कोई हमला करने की सोच भी सकता है, ये बात किसी के दिमाग में भी नहीं आई थी। जिसकी वजह से तुड़ापुर की छावनी में जो कोई भी था वो अलबेल था और बेखौफ तरीके से इधर उधर घूम रहा था। उस रात संताजी और धनाजी ने अपने साथ 2 से 3 हजार लोग लिए और तुड़ापुर की छावनी में चुपके से प्रवेश किया और मुगल सेना को काटना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बड़ी मारकाट चलती रही। इसी बीच औरंगजेब जहां पर सोता है उस तंबू पर संताजी ने हमला किया। लेकिन औरंगजेब की खुशकिस्मती ये थी कि उस दिन वो अब कुछ काम की वजह से अपने बेटी के तंबू में गया था, जिसकी वजह से वो बच गया। लेकिन संताजी ने औरंगजेब के तंबू का कलश लेकर वो वहां से निकल गए। युद्ध शास्त्र के अनुसार अगर आप विपक्षी खेमे के राजा के तंबू का कलश लेकर आता है तो ये उसकी नाक काटने के बराबर होता है और संताजी ने ये करके दिखाया था। हालांकि संताजी अपना मुख्य उद्देश्य तो उसमें प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मुगल सेना में उनका एक अलग डर बैठ गया था। अपने सामने संभाजी महाराज को मरता हुआ देख जिस औरंगजेब के चेहरे पर खुशी थी, आज उसी माथे पर पसीना था और आंखों में संताजी का डर था। इस हमले से मुगल सेना संवर ही रही थी, तभी संताजी ने फिर से जुल्फिकार खान पर हमला कर दिया। इस युद्ध में संताजी ने जुल्फिकार खान के 5 हाथी बरामद किए हैं। बरामद किए हुए 5 हाथी और औरंगजेब के तंबू का कलश लेकर संताजी राजाराम महाराज से मिलने पन्हाड़ा चले गए। अपने सेनापति के इतनी बड़ी कामगिरी देखकर राजाराम महाराज काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने संताजी को ममलकद्दा इस खिताब से नवाजा। थोड़े ही दिन बाद राजाराम महाराज पन्हाड़ा को पीछे छोड़ते हुए जिंजी की ओर निकल पड़ते हैं और वो रास्ते में बिदनूर में आ पहुंचते हैं। बिदनूर में राज करने वाली रानी चिन्नम्मा ने राजाराम महाराज की बहुत मदद की और उन्हें सही सलामत जिंजी तक जाने का प्रबंध किया। जैसे ये बात औरंगजेब को पता चली, औरंगजेब काफी गुस्सा हो गया। मराठा छत्रपति की जो कोई भी मदद करेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा, ये मैसेज वो बाकियों को देना चाहता था। रानी चिन्नम्मा का बंदोबस्त करने के लिए जान निसार खान, सरजा खान और मतलब खान बिदनूर की ओर निकल पड़ते हैं और उन तीनों की बदकिस्मती ये थी कि उन तीनों के रास्ते में संताजी आ गए। संताजी ने इन तीनों को ऐसे पछाड़ा कि इसके बाद किसी ने भी बिदनूर की ओर आंख उठाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से काफी सारा संघर्ष करते हुए राजाराम महाराज जिंजी पहुंचते हैं और मराठा साम्राज्य को एक नई संजीवनी मिलती है। संभाजी महाराज के जाने के पश्चात जो संघर्ष चल रहा था वो आज समाप्त हुआ था और मराठा साम्राज्य में एक नया अध्याय शुरू हो गया। संभाजी महाराज की कैद और संताजी घोरपड़े के पिता का हत्यारा मुकरब खान कोल्हापुर में खुले आम घूम रहा था और यही संताजी की आंखों में चुभ रहा था। मुकरब खान पर हमला करने के लिए संताजी ने धनाजी को साथ में लिया और अपने साथ 10,000 की तगड़ी फौज ली। गुरिल्ला वारफेयर के तहत उन्होंने अपनी सेना को 2 गुट में डिवाइड किया। पहली सेना कोल्हापुर के पूर्व में जहां पर पहाड़ी इलाका है उस जंगल में छुपाई गई और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए जिसमें तलवारबाज और बंदूकबाज थे, उनको साथ में लेकर संताजी कोल्हापुर की ओर निकल पड़ते हैं। कोल्हापुर पर तीखा हमला करने के बाद मराठा सेना कोल्हापुर से भागने लगी। जैसे ही मुगल सेना को समझ में आया कि मराठा सेना भागने लगी है, उनका जोश 7वें आसमान में चढ़ गया और वो मराठा सेना का पीछा करने लगे।
लेकिन मराठा सेना तब तक भागी जब तक मुगल सेना दोनों मराठा टुकड़ियों के बीच में फंस ना जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों टुकड़ियों ने मिलकर मुगल सेना की कमर तोड़ दी। मराठा सेना के पास एक एडवांटेज था कि मराठा सेना की आधी सेना पूरी तरीके से फ्रेश थी, जिसकी वजह से मुगल सेना की बिल्कुल भी नहीं चली। अपने पिता का हत्यारा सामने देखकर संताजी की तलवार मानो आग उगल रहे थे। संताजी के एक वार से मुकरब खान के तलवार के 2 टुकड़े हो गए और वो घायल हो गया। लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए मुकरब खान का बेटा बीच में आ गया और वो जैसे तैसे करके उसने मुकरब खान को सही सलामत वापस कोल्हापुर ले गया। इस युद्ध में भी संताजी घोरपड़े को उनका मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन संभाजी महाराज को कैद करके उसने क्या गलती करी है इस बात की समझ मुकरब खान को हो गई। थोड़े ही दिन बाद सातारा के पास का अजिंक्यतारा किला लेने के लिए औरंगजेब ने सरजा खान को भेजा। सरजा खान आदिल शाही सल्तनत के सेना का प्रमुख स्तंभ था, लेकिन आदिल शाही का पतन होने के बाद उसने मुगलिया परचम अपने हाथ में लिया था और इस बार उसका मुकाबला संताजी के साथ था। गोरिल्ला वारफेयर के तहत संताजी ने इस बार भी अपनी सेना को 3 गुट में डिवाइड किया। पहली 2 सेना सरजा खान के सामने लड़ रही थी। इसी बीच सरजा खान को गोली लगने की वजह से उसके कपड़े जल गए और वो हाथी से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मुगल सेना को पता चला कि सरजा खान नीचे गिर पड़ा है, मुगल सेना का मनोबल टूट गया और उसी वक्त मराठा सेना की तीसरी टुकड़ी मैदान में आ गई और उन्होंने मुगल सेना की कमर तोड़ दी और सरजा खान को कैद कर लिया गया। खुद को छुड़वाने के लिए सरजा खान ने संताजी को 1 लाख रुपए दे और वो वहां से निकल गया। इस युद्ध के बाद सरजा खान कितनी बार औरंगजेब के सामने आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पराभव औरंगजेब के दिल में ऐसा चुभा था कि औरंगजेब ने इसके बाद सरजा खान का कभी मुंह नहीं देखा। थोड़े ही दिन बाद संताजी ने राजगढ़, तोरना और रोहिड़ा ये तीनों किले जीत लिए हैं और जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की शुरुआत की थी, वो सारे किले फिर से मराठा स्वराज में आ गए थे। जल्द ही उत्तराखंड का भी काफी सारा इलाका मराठा सेना के कंट्रोल में आ गया। अब मराठा साम्राज्य का सत्ता केंद्र रायगढ़ नहीं बचा था और उसकी जगह जिंजी ने ले ली थी। औरंगजेब को ये काफी अच्छे से पता था, अगर मराठा साम्राज्य को गिराना है तो जिंजी को काबिज करना काफी जरूरी होगा, जिसकी वजह से उसने तुरुप का इक्का निकाला और जुल्फिकार खान को जिंजी की ओर भेजा। जल्द ही जुल्फिकार खान अपने साथ बड़ी सेना लेकर जिंजी की ओर निकल पड़ता है। अपने राजा को मुश्किल में पाते देख संताजी और धनाजी ने अपनी फौज को साथ में लेकर वो जिंजी की ओर निकल पड़े। संताजी और धनाजी ने जुल्फिकार खान की रसद काटी गई, जिसकी वजह से जुल्फिकार खान की सेना एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही थी और वो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं थे। अपनी सेना की ये हालत देखते हुए जुल्फिकार खान ने राजाराम महाराज से मदद की मांग की। जब तक मुगल सेना जिंजी से वापस वंदी वॉश तक नहीं जाती, तब तक मराठा सेना कोई आक्रमण नहीं करेगी। इस बात की विनती जुल्फिकार खान ने राजाराम महाराज से की और राजाराम महाराज ने सरप्राइजली उसको हाँ कर दी। मराठा सेना इस युद्ध में आगे होकर भी राजाराम महाराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये संताजी के समझ में नहीं आ रहा था और इतना बड़ा डिसीजन लेते वक्त एक सेनापति को पूछना चाहिए था, ऐसी बात उनके दिल में बस गई थी, जिसकी वजह से राजाराम महाराज और संताजी के बीच अनबन हुई और संताजी गुस्से में सेनापति पद छोड़कर वहां से निकल गए। जुल्फिकार खान की ये हालत देखकर औरंगजेब ने कासिम खान को जुल्फिकार खान की मदद के लिए भेजा। जैसे ही ये बात संताजी को पता चली, संताजी ने 10,000 की फौज अपने साथ ली और उन्होंने कासिम खान पर हमला बोल दिया। हालांकि उस वक्त वो सेनापति पद पर नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये जोखिम मोल ली थी। कावेरी पाक में हुई ये लड़ाई में संताजी ने जुल्फिकार खान की ऐसी हालत बना दी कि जुल्फिकार खान संताजी से छुपने के लिए हिंदू मंदिरों को ढूंढने लगा और वो 2-3 दिन तक हिंदू मंदिरों में छुपा रहा। औरंगजेब जिस हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बातें कर रहा था, आज संताजी की वजह से उन्हीं मंदिरों में छुपने की नौबत मुगल सेना पर आ गई थी। जैसे ही इस मुहिम की खबर राजाराम महाराज को लगती है, ये बात क्लियर हो गई थी कि संताजी बागी जरूर है लेकिन गद्दार नहीं और संताजी की इसी बहादुरी का रिवार्ड उन्हें जल्द ही मिला। उन्हें फिर से सेनापति पद पर बिठाया गया।
लेकिन थोड़े ही दिन बाद फिर से उनसे सेनापति पद छीन लिया गया। इस बार इसकी वजह थी संताजी के भाई बहिर्जी घोरपड़े। संताजी का दरबार में होता हुआ अपमान देखकर बहिर्जी ने राजाराम महाराज से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से संताजी को सेनापति पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन राजाराम महाराज काफी अच्छे से जानते थे कि इतने बड़े योद्धा का अपने साथ ना होना किसी खतरे से खाली नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने विठल नीलकंठ और परशुराम त्रिंबक को दोनों के बीच सुलह करने के लिए भेजा और सुलह सफल हो गई और संताजी फिर से एक बार मराठा साम्राज्य के सेनापति बन गए। सेनापति बनने के बाद संताजी ने महिमानगढ़ और वारुगढ़ ये दोनों किले मराठा साम्राज्य में शामिल किए। उसके बाद संताजी ने महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में अपनी मुहिम शुरू की और इस बार उनकी निशाने पर था बुरहानपुर। बुरहानपुर सूरत के बाद मुगल सल्तनत की सबसे अमीर सिटी थी और वहां से काफी सारा धन संताजी को मिलने वाला था। फिरौती की रकम की मांग करते हुए संताजी ने बुरहानपुर के किलेदार को एक खत लिखा, लेकिन उस खत को ठुकराते हुए बुरहानपुर का किलेदार संताजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस युद्ध में संताजी ने बुरहानपुर के किलेदार को ऐसा हराया और बुरहानपुर को पूरी तरह से लूट के वो वहां से निकल गए। औरंगजेब को बुरहानपुर का ये पराभव बुरहानपुर के किलेदार की नाराजगी लगी और उसने उसे चूड़िया भेजी, जो औरंगजेब के आदेश के अनुसार उस किलेदार को वो चूड़िया भी पहननी पड़ी। संताजी के खिलाफ हारने की वजह से मुगल सेना के किलेदारों पर ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्हें चूड़िया पहनने पड़ रही थी। उसके थोड़े ही दिन बाद संताजी ने सातारा के पास खटाव में मुगलों पर हमला बोल दिया। उस वक्त हमीदुद्दीन खान के साथ संताजी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन औरंगजेब को ये काफी अच्छे से पता था कि ये अकेले उसके बस की बात है नहीं, जिसकी वजह से औरंगजेब ने खानजादा खान को हमीदुद्दीन खान की मदद के लिए भेजा। औरंगजेब संताजी को लेकर इतना उतावला था कि उसने अपनी सेना भेजने से पहले फातिया खैर पड़ा और मुहिम पर जाने वाली सेना की 2 महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी, ताकि पैसों के लालच में ही सही लेकिन मुगल सेना संताजी को पकड़े। सातारा के पास चंदनवन में संताजी और हमीदुद्दीन खान के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें धनाजी जादव के बेटे को वीर गति प्राप्त हुई। महाराष्ट्र की मुहिम खत्म करने के बाद संताजी फिर से जिंजी की ओर निकल पड़ते हैं। संताजी को रोकने के लिए सिरा का थानेदार कासिम खान को औरंगजेब ने उनके खिलाफ भेजा। इस बार कासिम खान की मदद करने के लिए औरंगजेब ने खानजादा खान को भेजा। खानजादा खान औरंगजेब के मौसी का पोता था। इतना बड़ा शाही आदमी अपनी मदद के लिए आ रहा है, ये देखकर कासिम खान ने कुछ अनमोल तोहफे उसको देने के लिए लिए, जिसमें सोने चांदी के जेवर और कर्नाटक की तंबू भी शामिल था। ये सारे अनमोल रत्न उसने पेश खाने में लिए और वो खानजादा खान से मिलने निकल पड़ा। दोनों मुगल सेना चित्रदुर्ग के उत्तर में इकट्ठा हुई और वहां पर उन्होंने छावनी बनाई और संताजी भी वहीं पर आसपास घूम रहे थे और उनकी मुगल सेना की हालचाल पर पूरी नजर थी। जिस दिन मुगल सेना संताजी पर हमला करने वाली थी, उस दिन के पहले ही संताजी ने मुगल सेना पर हमला बोल दिया। इस बार संताजी ने अपनी सेना को 3 गुट में डिवाइड किया था और पहली टुकड़ी छावनी से पेश खाना लेकर वहां से निकलने वाली थी। पेश खाने को बचाने के लिए जैसे ही कासिम खान छावनी के बाहर निकलेगा, तभी दूसरी टुकड़ी उस पर आक्रमण करेगी और जब कासिम खान और उसकी सेना छावनी के बाहर होगी, तभी तीसरी टुकड़ी आकर छावनी को लूट लेगी। ऐसी योजना थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ना तंबू बचा था, ना छावनी बची थी और ना ही मराठा सेना के सामने लड़ने की ताकत बची थी। और इस थके हुए हालत में मुगल सेना दोडेरी की तरफ भागी। इतनी बड़ी सेना आते देख दोडेरी के मुगल थानेदार ने दोडेरी किले के दरवाजे ही बंद कर दिए और किले के आसपास खंदक था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से मुगल सेना किले के अंदर जा भी नहीं पा रही थी। पीछे मराठा सेना, बीच में पानी और उसके सामने किले का बंद दरवाजा। इस मुश्किल में मुगल सेना फंस गई थी। अगले 3 दिन तक मुगल सेना को खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला और खंदक में जो पानी था उसे पीकर मुगल सेना गुजारा करने लगी। जैसे तैसे करके मुगल सेना ने किले के अंदर प्रवेश कर लिया। उसके बाद उन्हें एक वक्त की रोटी नसीब हुई।
लेकिन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जल्द ही किले का अनाज खत्म हो गया और फिर से उनके खाने के लाले पड़ने लगे। इसी बीच मराठा सेना के पास एक सनसनीखेज खबर आई। कासिम खान को अप्पू के नशे की बहुत गहरी आदत थी। लगातार 3 दिन अप्पू ना मिलने की वजह से और संताजी के सामने मिली कड़ी हार की वजह से कासिम खान ने जहर खा लिया था। जैसे ये बात मराठा सेना को पता चली, मराठा सेना ने एक निर्णायक हमला दोड्डेरी पर किया। अब दोड्डेरी बचाना अपने बस की बात है नहीं, ये बात खानजादा खान को समझ आ गई और उसने मराठा सेना के साथ सुलह करने की बातें शुरू कर दी। खानजादा खान और उसकी सेना को सही सलामत दोड्डेरी से जाने के लिए उसने संताजी को 7 लाख रुपए दिए और जो मुगल सेना दोड्डेरी में सामान छोड़ के गई थी उसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपए थी। राजाराम महाराज और संताजी की कारकिर्द का यह सबसे बड़ा विजय था। एक दिन बाद संताजी ने बसवपट्टन में हिम्मत खान को भी हराया और वो जिंजी की ओर निकल पड़े। दोड्डेरी और बसवपट्टन की मुहिम फतेह करते हुए संताजी जिंजी की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो जिंजी पहुंचते हैं फिर से राजाराम महाराज और संताजी के बीच अनबन शुरू हो गई और इस बार दोनों के बीच अंतर और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से संताजी को फिर से सेनापति पद से निकाला गया और इस बार धनाजीराव जाधव को नया सेनापति बनाया गया। अपने साथ 10,000 की फौज लेकर संताजी नाराज होकर जिंजी से भाग आ गए। एक बागी सेनापति के पास इतनी बड़ी फौज होना एक राजा के लिए किसी खतरे से खाली नहीं था, जिसकी वजह से राजाराम महाराज ने खुद संताजी के खिलाफ ही मुहिम करना शुरू कर दिया। धनाजीराव जाधव, अमृतराव निंबाळकर इन दोनों को साथ में लेकर राजाराम महाराज ने संताजी के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। संताजी ने इस युद्ध में भी अपने शौर्य का परिचय देते हुए इन तीनों को हराया। धनाजीराव जाधव युद्ध भूमि से भाग गए और अमृतराव निंबाळकर और राजाराम महाराज को कैद कर लिया गया। इस युद्ध की वजह से संताजी काफी गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में आकर अमृतराव निंबाळकर को हाथी के पैरों तले कुचला दिया, लेकिन उन्होंने राजाराम महाराज को सही सलामत जिंजी वापस छोड़ा। जल्द ही इस बगावत की खबर औरंगजेब तक पहुंचती है और औरंगजेब ने संताजी को मुगल खेमे में आने के लिए 12,000 सरदारों का सेनापति बनाने का लालच दिया, लेकिन संताजी ने साफ मना कर दिया और फिर से एक बारी साबित हो गया कि संताजी बागी जरूर है लेकिन गद्दार नहीं। अगर ये ऑफर संताजी मान लेते तो जुल्फिकार खान और संताजी के सामने राजाराम महाराज का टिकना मुश्किल हो जाता और वही स्वराज का सपना खत्म हो जाता, लेकिन संताजी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने औरंगजेब के ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन राजाराम महाराज के साथ हुए युद्ध के बाद संताजी के कई साथी उन्हें छोड़कर राजाराम महाराज के खेमे में चले गए। जब खुद के लोग उनके खून के प्यासे हो गए तब संताजी ने जिंजी को छोड़ा और वो वापस महाराष्ट्र में आ गए और सातारा के पास करखेल के जंगलों में रहने लगे। उसी वक्त सातारा के आसपास नागोजी माने नाम का एक सरदार रहता था। नागोजी माने की पत्नी अमृतराव निंबाळकर की बहन थी। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो अपने पति को हर दिन उकसा रही थी। अपने पत्नी की जिद को मानते हुए नागोजी माने ने संताजी की एकांत में हत्या कर दी और संताजी का सर औरंगजेब को पेश किया। औरंगजेब ने नागोजी माने को इस सिर के बदले 7,78,000 रुपए इनाम में दिए, जिससे आप समझ सकते हैं संताजी का मुगल सेना में कितना खौफ था। और इस तरह से एक मराठा सेना के एक तूफान का दर्दनाक अंत हुआ। हालांकि राजाराम महाराज और संताजी के बीच मनमुटाव जरूर थे, लेकिन संताजी ने एक भी काम मराठा साम्राज्य के खिलाफ नहीं किया। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है और काफी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।